तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हमें गोस्ट किंग वर्सेस सियाओ फैन के बीच एक जबरदस्त बैटल दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि सियाओ फैन और लू सुइकी ने मिलकर बीस्ट गॉड को निपटा दिया था और साथ ही पूरी केव लावा में बदल चुकी थी। इसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें फैनशियांग वैली को दिखाया जाता है, जिसके मैजेस्टिक माउंटेन रिवर हॉल में इस समय पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था और ली सुन और बाकी एलीट डिसाइपल्स मिस्टीरियस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में जा चुके थे, जबकि बाकी डिसाइपल्स अपने काम में लगे हुए थे। इसलिए इस वक्त माउंटेन रिवर हॉल लगभग खाली था, लेकिन हॉल के एंट्रेंस पर दो फिगर्स चुपचाप खड़े सदर्न होराइजन की तरफ देख रहे थे और दूर मिस्टीरियस 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के अंदर एक फायर कॉलम आसमान तक दिखाई दे रहा था और उसके साथ मोल्टन लावा, ब्लैक एशेस और अनगिनत रॉक्स हवा में उछलकर चारों तरफ गिर रहे थे। इसलिए इतनी दूरी के बावजूद उस एक्सप्लोजन की भयानक आवाज यहाँ तक सुनाई दे रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि एक्सप्लोजन की असली जगह पर सिचुएशन कितनी टेरिफाइंग होगी। और उन दोनों में आगे युन यिलान खड़ा था और उसके पीछे उसका जूनियर ब्रदर सांगवान होता है और दोनों काफी देर तक उस फायर कॉलम को देखते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी थी, वो सीन धीरे धीरे डार्कनेस में छिपने लगा था और आखिरकार युन यिलान हॉल के अंदर आता है और डार्कनेस में बैठकर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी होगा जो सबड्यू डेविल एंशिएंट केव को डिस्ट्रॉय करके उस बीस्ट गॉड को भी खत्म कर सकता है। जो सुनकर सांगवान कहता है कि जब किन युन सेक्ट का डाओसुआन बीस्ट गॉड को से सीरियसली इंजर्ड कर सकता है, तो अगर किसी ने उसे मारने का तरीका खोज लिया तो इसमें इतना हैरान होने जैसा कुछ नहीं है। जो सुनकर युन यिलान कुछ देर चुप रहता है और फिर बिटर स्माइल के साथ कहता है कि आखिर इंसान की प्लानिंग हेवन के प्लान्स के सामने हार ही जाती है और मेरी 100 साल की मेहनत एक ही पल में खत्म हो गई। जिस पर सांगवान कुछ पल सोचने के बाद कहता है कि शायद फैनशियांग जेड वॉल्यूम में अभी भी कोई दूसरा तरीका हो। जो सुनकर युन यिलान कोल्डली हम्फ करता है, जिसकी वजह से सांगवान तुरंत चुप हो जाता है और काफी देर तक सन्नाटा रहने के बाद युन यिलान कहता है कि सांगवान जूनियर ब्रदर, हमारी फैनशियांग वैली का असली सीक्रेट सिर्फ हम दोनों जानते हैं और तुम्हें याद है कि हमारे एंसेस्टर्स ने इस सुनसान सदर्न बॉर्डर में फैनशियांग वैली को ही अपना सेक्ट बनाने के लिए क्यों चुना था। जो सुनकर सांगवान साई करते हुए कहता है क्योंकि फाउंडर को एंशिएंट सदर्न बॉर्डर शमन ट्राइब के रूइंस में इन्फर्नो ऑल्टर मिला था और वहीं से उन्हें मिस्टीरियस शमन पावर का सीक्रेट मिला था। जो सुनकर युन यिलान सिर हिलाता है और कहता है कि बिल्कुल उसी वजह से फैनशियांग वैली ने यहाँ अपनी जड़ें जमाई हैं और धीरे धीरे इतना पावरफुल सेक्ट बना है और हमारे एंसेस्टर्स को शमन स्पेल्स और अपनी ट्रू वे स्किल्स को मिलाकर ऐसी स्ट्रेंथ मिली थी, जिसकी वजह से आज फैनशियांग वैली की ये रेपुटेशन है। लेकिन इतने सालों में हम शमन ट्राइब के सबसे पावरफुल हेवन फायर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही समझ पाए हैं। ये कहते कहते युन यिलान का एक्सप्रेशन गुस्से में बदल जाता है और वो कहता है कि जब मैंने वैली मास्टर की पोजीशन संभाली थी, तब मैंने एंसेस्टर्स के सामने कसम ली थी कि मैं हेवन फायर का सीक्रेट जरूर खोजूंगा और फैनशियांग वैलीज को दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्ट बनाऊंगा। लेकिन अब हालत ये है कि हेवन फायर को समझने की सबसे बड़ी चाबी शमन ट्राइब का 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट इन्फर्नो मिरर भी खो गया है। जो सुनकर डार्कनेस में सांगवान की बॉडी कांप जाती है और उसी समय युन यिलान गुस्से में चेयर का आर्म तोड़ देता है और कुछ देर बाद वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि जब मैं पूरी तरह कॉर्नर्ड था, तभी मुझे सदर्न बॉर्डर की एंशिएंट बुक से पता चला था कि इन्फर्नो ऑल्टर के अलावा सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में भी एक फॉर्मेशन मौजूद है। इसलिए मैंने रिस्क लेकर उस टाइगर के साथ खेलना एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। तो वही कुछ देर बाद युन यिलान उठकर रियर हॉल की तरफ जाने लगता है, जो देखकर सांगवान की आंखों में अचानक एक विचार चमकता है और वो आवाज देता है कि सीनियर ब्रदर। जिस पर युन यिलान रुककर पीछे देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। जिस पर सांगवान धीरे धीरे कहता है कि मैंने इस मैटर के बारे में ध्यान से सोचा है, शायद अभी भी होप है। जो सुनकर युन यिलान भी थोड़ा क्यूरियस होता है, जिसके बाद सांगवान कहता है कि अब सब जानते हैं कि इन्फर्नो ऑल्टर और सबड्यू डेविल केव दोनों डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसलिए फॉर्मेशन से हेवन फायर का सीक्रेट समझना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन फॉर्मेशन खुद एक नॉन लिविंग थिंग है और अगर फॉर्मेशन से रास्ता नहीं मिल सकता तो शायद उस पर्सन से मिल सकता है जिसने इस एंशिएंट शमन ट्राइब की नॉलेज को अपने पास रखा हो। जो सुनकर युन यिलान इम्पेशेंट होकर कहता है कि कौन सा पर्सन, अब इस दुनिया में कौन है। लेकिन अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं और कुछ पल चुप रहने के बाद वो समझते हुए कहता है कि तुम कहना चाहते हो कि सबड्यू डेविल केव के कोलैप्स के बाद भी सदर्न बॉर्डर शमन ट्राइब का कोई सर्वाइवर बच गया होगा। जो सुनकर सांगवान गहरी सांस लेता है और कहता है कि हाँ, मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कैलकुलेशन यही कहती है कि शमन ट्राइब का कोई सर्वाइवर उस केव के साथ खत्म होने के लिए तैयार नहीं होगा और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनमें से कोई एक जरूर बचा होगा और अगर ऐसा हुआ तो इस दुनिया में एंशिएंट शमन ट्राइब के मिस्टीरियस शमन स्पेल्स को सबसे ज्यादा वही जानता होगा और शायद हम उससे
उससे हेवन फायर के सीक्रेट के बारे में कुछ जान सकते हैं। जो सुनकर युन यिलान का एक्सप्रेशन धीरे धीरे ब्राइट होने लगता है और उसे पहली बार लगता है कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। जिसके बाद वो सिर हिलाकर कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारी इनसाइट सच में शार्प है। चांस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन होपलेस रहने से बेहतर है। इसलिए मैं तुम्हें 10,000 ग्रेट माउंटेन्स भेजूंगा और तुम इस सर्वाइवर के बारे में पता करना और साथ ही यूनर और बाकी डिसाइपल्स को भी देख लेना। इस बार जो हुआ उसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो सुनकर सांगवान सिर हिलाकर कहता है कि ठीक है, और फिर युन यिलान आगे कहता है कि जूनियर ब्रदर, अभी मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो उसे दिल पर मत लेना। जो सुनकर सांगवान सिर हिलाकर कहता है कि सीनियर ब्रदर, इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे दिल पर नहीं लूंगा। इसके बाद युन यिलान रियर हॉल की डार्कनेस में चला जाता है और पीछे सिर्फ सांगवान की अकेली फिगर रह जाती है। तो उधर सदर्न बॉर्डर के 10,000 ग्रेट माउंटेन्स में वॉल्केनो के ब्लास्ट होने के 3 दिन और 3 रात तक चलने के बाद आखिरकार धीरे धीरे शांत होने लगता है और आसमान से गिरती फायर और रॉक्स ने पूरे एरिया को ऐसा बना दिया था जैसे किसी डूम्सडे के बाद की लैंड हो। और माउंटेन्स, रिवर्स और जमीन पर हर जगह बर्न मार्क्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरकार डार्क क्लाउड्स हटते हैं और सनलाइट दोबारा इस लैंड पर पड़ने लगती है और हवा में अभी भी सल्फर और बर्न्ड स्मेल थी, लेकिन धीरे धीरे फ्रेश ब्रीज भी महसूस होने लगी थी और समय के साथ हर डिजास्टर को खत्म होना ही था। तो वही रात होते ही शांत मूनलाइट पूरे 10,000 ग्रेट माउंटेन्स पर फैल जाती है और इसी शांत रात में एक क्लिफ पर लुसुई की गहरी नींद में सियाओ फैन के पास सो रही थी और नींद में ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जब उसे सियाओ फैन का हाथ पास महसूस होता है तो उसके चेहरे पे हल्की स्माइल आ जाती है। तो वही सियाओ फैन चुपचाप उसके फेस को देख रहा था और हवा उसके बालों को धीरे धीरे हिला रही थी और मूनलाइट उसके जेड लाइक फेस पर पड़ रही थी। और कुछ समय बाद लुसुई की धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, जो देखकर सियाओ फैन की नजर उससे मिलती है और दोनों कुछ पल बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो वही लुसुई की हल्की सी स्माइल करती है और वो स्माइल इतनी खूबसूरत थी कि सियाओ फैन जैसे बाकी पूरी दुनिया भूल जाता है और फिर वो लुसुई को उठाने लगता है और तभी उसे एहसास होता है कि उनका हाथ पहले से ही एक दूसरे के हाथ में था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर हल्की रेडनेस आ जाती है और सियाओ फैन के आउटर कपड़े उसकी बॉडी पर पड़े हुए थे, जो देखकर लुसुई कुछ नहीं कहती है, बस उसके होंठों की स्माइल और गहरी हो जाती है। और पास में ही तियान या सोर्ड रॉक्स में धंसी हुई थी और उसके ठीक पास ही सियाओ फैन की सोल डिवाउरिंग स्टिक थी और दोनों वेपन्स एक दूसरे के पास शांत पड़े थे और उनकी लाइट डार्कनेस में एक साथ चमक रही थी, जैसे हजारों साल पुरानी उनकी एनमिटी अब कुछ पल के लिए खत्म हो गई हो। लेकिन तभी पीछे जंगल से ताऊटी की आवाज आती है और जैसे ही दोनों पलटकर देखते हैं तो एक फिगर जंगल के बीच से गुजरता दिखाई देता है और ये ताऊटी था। और कुछ ही देर बाद लिटिल मंकी की फेमिलियर जीजी की आवाज सुनाई देती है और ताऊटी शांत हो जाता है, जो देखकर सियाओ फैन लुसुई की तरफ देखता है और वो कहता है कि वो ताऊटी है, मैं उसके लिए यहाँ आया था और कल मुझे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि लुसुई अपना हाथ उसके होंठों पर रख देती है, जो देखकर सियाओ फैन तुरंत चुप हो जाता है। जिसके बाद लुसुई उसकी आंखों में देखते हुए हल्की स्माइल करती है और कहती है कि कल की चिंता मत करो, सब ठीक है। जो सुनकर सियाओ फैन बस उसे देखता रहता है और उसकी आंखों के पीछे एक हल्का दर्द और स्टबर्ननेस छिपी थी, लेकिन उस स्माइल में ऐसा सुकून था जो किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल था। तो वही सियाओ फैन उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लेता है और उस समय उनके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ वही छोटा सा मोमेंट मायने रखता था। तो वही ब्राइट मून और काउंटलेस स्टार्स के नीचे दोनों कुछ देर तक वैसे ही बैठे रहते हैं जैसे कल क्या होगा और दुनिया में आगे क्या बदल जाएगा, इस समय किसी को इसकी परवाह नहीं थी। बस वे दोनों एक दूसरे के पास थे और शायद उस रात उनकी सबसे बड़ी चाहत भी यही थी कि ये पल कभी खत्म न हो। तो वही किन युन हिल के स्मॉल बैम्बू वैली में रात काफी गहरी हो चुकी थी और आसमान इंकी ब्लैक था और भारी डार्क क्लाउड्स के बीच हल्की बारिश लगातार गिर रही थी और दूर होराइजन से थंडर की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन किन युन सेक्ट के जो डिसाइपल सदर्न बॉर्डर गए थे वे कई दिन पहले लौट चुके थे। तो वही लुसुई भी टीचर और एल्डर्स से मिलने के बाद स्मॉल बैम्बू वैली लौट आई थी, लेकिन उसके बाद से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी और डाउ सुवान और तियान भुई के गायब होने को लेकर सेक्ट में चल रही हलचल पर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। और स्टॉर्मी नाइट में स्मॉल बैम्बू वैली हमेशा की तरह शांत था, लेकिन बैम्बू पेड़ों से जा की आवाज आ रही थी और छोटे से घर के अंदर एक ऑयल लैंप जल रहा था और खिड़की आधी खुली थी और ठंडी हवा बारिश की बूंदों को अंदर ला रही थी और कैंडल लाइट बार बार कांप रही थी, लेकिन बुझने के बाद भी दोबारा जल उठती थी। इसी हल्की रोशनी के नीचे लुसुई चुपचाप बैठी कैंडल को देख रही थी, लेकिन तभी बाहर से हल्के कदमों की आवाज आती है, जो सुनकर लुसुई सिर उठाती है और अगले ही पल वेनमिन कमरे में आती है और दरवाजा बंद कर देती है। जो देखकर लुसुई पूछती है कि सीनियर सिस्टर आप यहाँ क्यों आई हैं? जिस पर वेनमिन कहती है कि वापस आने के बाद से मैंने तुम्हें कमरे से बाहर नहीं देखा, अगर मैं मिलने नहीं आती तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम कैसी हो। जो सुनकर लुसुई हल्की सी स्माइल करती है और कहती है कि मुझे क्या होगा सीनियर सिस्टर, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। जो सुनकर वेनमिन उसके पेल फेस को देखकर राहत महसूस करती है और कहती है कि जूनियर सिस्टर तुम ठीक हो, ये देखकर खुशी है, लेकिन तुम्हारी
हालत देखकर मेरा दिल दुखता है। तुम टीचर से मिलने के बाद दोबारा उनके पास नहीं गई, और चाहे कुछ भी हो टीचर को ब्लेम मत करना, आखिर हम सबको उन्हीं ने पाला है। जो सुनकर लू सुईकी सिर हिलाकर कहती है कि मैं टीचर को ब्लेम करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैं उनसे इसलिए नहीं मिली क्योंकि मुझे डर था कि मुझे देखकर उनकी हेल्थ और खराब ना हो जाए। लेकिन तभी बाहर बिजली चमकती है और जोरदार थंडर की आवाज सुनाई देती है, जो देखकर वैनमिन खिड़की के पास जाती है और कहती है कि लगता है बारिश और तेज होने वाली है। जो सुनकर लू सुईकी भी उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और दोनों कुछ देर चुपचाप बारिश को देखती रहती है। लेकिन तभी वैनमिन कहती है कि काफी समय हो गया, हमने इस तरह साथ बैठकर बारिश नहीं देखी। जो सुनकर लू सुईकी मुस्कुराती है और अपने बचपन को याद करते हुए कहती है कि जब मैं छोटी थी और यहाँ आई थी तब आप ही मेरा ध्यान रखती थी, और नाइट्स में थंडर से मैं बहुत डरती थी, और तब आप मुझे खिड़की के पास बैठाकर कहती थी कि डरने की जरूरत नहीं है। जो सुनकर वैनमिन उसके बालों पर हाथ फेरती है और कहती है कि पता ही नहीं चला और तुम इतनी बड़ी हो गई। जो सुनकर लू सुईकी कुछ देर शांत रहती है और फिर कहती है कि सीनियर सिस्टर, अगर आपके मन में कुछ है तो कह दीजिए। जो सुनकर वैनमिन बिटर स्माइल के साथ कहती है कि मुझे पता था, तुमसे कुछ छिपाया नहीं जा सकता, तुम्हारी इंटेलिजेंस मुझसे ज्यादा है, तो फिर भी तुम अपने दिल की बात समझकर खुद को परेशान क्यों करती हो। जो सुनकर लू सुईकी की स्माइल गायब हो जाती है और वो बाहर देखते हुए कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ, और हमारे सेक्ट ने हमें टाओ इसलिए सिखाया है ताकि हमारा माइंड फ्री रहे, क्रिएशन को समझे और लॉन्जेविटी हासिल करें। लेकिन मैं लॉन्जेविटी का क्या करूंगी अगर पूरी जिंदगी लव और इमोशन से दूर रहकर एक ऐसे इमॉर्टल की तरह जीना पड़े जिसका हार्ट खाली हो, तो ऐसी इमॉर्टैलिटी मुझे क्यों चाहिए। जो सुनकर वैनमिन चुप रह जाती है तो वही लू सुईकी आगे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम सोचती होगी कि मैं दुनिया की रियलिटी और उसके डेंजर्स को नहीं समझती, लेकिन मैं सब समझती हूँ। पहले इस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया था, लेकिन अब मैंने सिचुएशन एक्सेप्ट कर ली है। मैं सेक्ट को बिट्रे करके उसके साथ नहीं जा सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरे हार्ट में वो हमेशा रहे और मुझे पता हो कि उसके हार्ट में भी मैं हूँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। जो सुनकर वैनमिन पूछती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम दोनों आखिरकार साथ नहीं रह सकते, क्या ये बात तुम्हें परेशान नहीं करती। जो सुनकर लू सुईकी के चेहरे पर गहरी डिजेक्शन दिखाई देती है और कुछ पल बाद वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे परवाह है, कौन नहीं चाहता कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहे, लेकिन जब मुझे पता है कि ये मुश्किल है तो मैं इसके बारे में सोचती ही नहीं, और फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उसे भूलने से इनकार करती हूँ। जो सुनकर वैनमिन समझ जाती है कि उसका माइंड बदलना मुश्किल है और वो कहती है कि कल सुबह टीचर से मिलने जरूर जाना। जो सुनकर लू सुईकी कहती है कि मुझे डर है कि मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाएंगी, जिस पे वैनमिन बताती है कि उन्होंने ही मुझे तुम्हें बुलाने भेजा है और ये ऑफिशियल बिजनेस है। जो सुनकर लू सुईकी कहती है कि सदर्न बॉर्डर में बीस्ट गॉड खत्म हो चुका है और गुड फैक्शन का खतरा भी चला गया है, तो फिर अब क्या हुआ। जिस पर वैनमिन सीरियस होकर कहती है कि ईविल सेक्ट दोबारा उठ रहा है। जो सुनकर लू सुईकी की बॉडी हल्की सी कांप जाती है और वो आगे बताती है कि डीमन बीस्ट कैटास्ट्रोफी के बाद ईविल सेक्ट के कुछ रेमिनेंट्स अब कमबैक की तैयारी कर रहे हैं, और किन यून सेक्ट अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रॉब्लम्स में है, और टीचर शायद इसी वजह से तुम्हें बुला रही हैं। जो सुनकर लू सुईकी सिर हिलाकर कहती है कि ठीक है, मैं कल सुबह टीचर से मिलूंगी। जिस पर वैनमिन जाने से पहले कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसे अपने हार्ट में मत रखना, अगर तुम मुझे अपनी सिस्टर मानती हो तो मुझसे बात करना। जो सुनकर लू सुईकी धीरे से कहती है कि ठीक है सीनियर सिस्टर, मैं समझती हूँ। जो सुनकर वैनमिन चली जाती है और लू सुईकी कुछ देर उसे देखती रहती है और फिर वो बाहर की डार्क नाइट को देखती है और धीरे से दरवाजा बंद कर देती है। तो उधर हजारों माइल्स दूर फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन में सिचुएशन बदल रही थी। जो माउंटेन कभी डिजर्टेड था, वहाँ ईविल सेक्ट के बड़े ग्रुप्स वापस लौट रहे थे और गोस्ट किंग सेक्ट का पुराना बेस फिर एक्टिव हो रहा था, और बंद मैकेनिज्म्स और अबैंडन्ड सेंट्री पोस्ट दोबारा काम करने लगे थे। और ईविल सेक्ट की आखिरी और सबसे पावरफुल ब्रांच भी गोस्ट किंग के कमांड में सेंट्रल प्लेन्स लौटती है और लंबी ट्रूप लाइन एंड्स के अपने हिल की तरफ लौटने जैसी दिखाई देती थी। लेकिन इस आर्मी में कुछ क्रीचर्स सबसे ज्यादा स्ट्रेंज थे और हर कुछ दूरी पर 100 से ज्यादा डिसाइपल्स उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे थे और उनकी बॉडीज थिक ग्रे कपड़े से ढकी हुई थी और अंदर से कभी कभी डीप और टेरिफाइंग रोड्स सुनाई देती थी। और इन क्रीचर्स को डिसाइपल्स फॉक्स मैजेस्टिक माउंटेन की केव में ले जाते हैं और उनके जाने के बाद हवा में स्ट्रेंज ब्लड लाइक स्मेल फैल जाती है और गोस्ट किंग केव के बाहर खड़ा सब कुछ एक्सप्रेशनलेस होकर देख रहा था और उसकी अपीयरेंस लगभग वैसी ही थी, बस अपनी डॉटर की वजह से उसके बालों में ग्रे कलर बढ़ गया था और उसके पीछे यूजी और मिस्टर गोस्ट खड़े थे। और जब आखिरी डिसाइपल्स केव में चले जाते हैं तो गोस्ट किंग के कमांड पे स्टोन मैकेनिज्म नीचे आने लगता है और बाहर की सनलाइट बंद हो जाती है, जो देखकर गोस्ट किंग गहरी सांस लेता है और फेमिलियर केव स्मेल को महसूस करता है और अंदर टनल में एक एक करके टॉर्चेस जलने लगती हैं। लेकिन तभी यूजी पूछती है कि सेक्ट हेड, क्या आप सियाह फैन से मिलने जाना चाहते हैं। जो सुनकर गोस्ट किंग पूछता है कि वापस आने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, वो कहाँ है। जिस पर यूजी कहती है कि वो बियाओ के पास है। जो सुनकर गोस्ट किंग कहता है कि मैं खुद जाऊंगा, तुम लोग मत आना। जो सुनकर यूजी वहीं रुक जाती है और गोस्ट किंग के साथ मौजूद मिस्टीरियस मिस्टर गोस्ट भी अचानक गायब हो जाता है। तो उधर केव के डीप अंदर आइसी कोल्ड स्टोन चेंबर बिल्कुल शांत था और गोस्ट किंग काफी देर तक स्टोन डोर के सामने खड़ा रहता है, जैसे उसे खोलने में भी हेजिटेशन हो रही हो, और आखिरकार वो मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है और डोर खुल जाता है। तो वही अंदर बियाओ शांत होकर लेटी हुई
थी और उसके होंठों पर फेंट स्माइल थी और उसके हाथों में मिस्टिकल इविल सेक्ट ट्रेजर हीवन बेल रखा था जिससे हल्का सा गोल्डन ग्लो निकल रहा था। तो वही सियाओ फैन भी उसके पास बैठा था और गोस्ट किंग बियाओ को देखते हुए पूछता है कि मेरे इतने दिनों तक यहाँ न रहने पर भी क्या वो ठीक रही है। जो सुनकर सियाओ फैन कहता है कि वो ठीक है। जो सुनकर गोस्ट किंग कहता है कि तुम्हारे साथ होने पर मुझे भरोसा रहता है। लेकिन फिर वो पूछता है कि सदर्न बॉर्डर ट्रिप में सोल रिटर्न अनयूजुअल आर्ट के बारे में कुछ पता चला। जो सुनकर सियाओ फैन के चेहरे पर डाउनकास्ट एक्सप्रेशन आता है और वो सिर हिला देता है। तो वही गोस्ट किंग भी बियाओ को देखकर साई करता है और कुछ देर बाद वो सीरियस होकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर चलो। जिस पर सियाओ फैन सिर हिलाता है और बियाओ को आखिरी बार देखकर बाहर निकल जाता है और उसके आईज में एक पल के लिए गिल्ट दिखाई देता है और दोनों सियाओ फैन के रूम की तरफ जाते हैं और रास्ते में डिसाइपल्स उन्हें देखकर साइड हो जाते हैं और कमरे का दरवाजा खुलते ही लिटिल मंकी की श्रीक्स और कुछ स्ट्रेंज रोड्स सुनाई देती हैं और ताउटी फ्लोर पर पड़ा था और बेहद डल और एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके उल्टा लिटिल मंकी हमेशा की तरह एक्टिव था और वो ताउटी के आसपास घूम रहा था और कभी उसे टच करता तो कभी उसकी टेल खींचता और कभी उसके हेड पे हाथ मारता, यहाँ तक कि कभी उसके खुले माउथ के अंदर हाथ डालकर क्यूरियोसिटी से देखने लगता, जो देखकर लगता था कि लिटिल मंकी ताउटी को प्ले करने के लिए उकसा रहा है। लेकिन ताउटी पे कोई असर नहीं हो रहा था। तो वही सियाओ फैन और गोस्ट किंग अंदर आते हैं और ताउटी उन्हें इग्नोर करता रहता है, जबकि लिटिल मंकी खुशी से सियाओ फैन के कंधे पर छलांग लगाता है, जो देखकर सियाओ फैन उसके सिर पर हाथ फेरता है और गोस्ट किंग की तरफ देखता है। लेकिन गोस्ट किंग कुछ नहीं बोलता, बस जमीन पर पड़े ताउटी को ध्यान से देखता रहता है और धीरे धीरे उसके होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आती है। लेकिन उसकी उस स्माइल में एक ऐसी मिस्टीरियस मीनिंग छिपी थी जिसे समझ पाना आसान नहीं था। लेकिन तभी गोस्ट किंग ताउटी की तरफ बढ़ता है, जो देखकर लिटिल मंकी सियाओ फैन के कंधे पर बैठा उसे ध्यान से देखने लगता है और जी जी की आवाज निकालने लगता है। लेकिन अगले ही पल वो चुप हो जाता है और ताउटी भी गोस्ट किंग की प्रेजेंस महसूस कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें तुरंत लाल होने लगती हैं और उसके मुंह से धीमी रोड निकलती है, जो देखकर गोस्ट किंग पीछे हटने के बजाय और आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब एक्साइटमेंट और ताउटी को पाने की इंटेंस इच्छा साफ दिखाई देती है। तो वही सियाओ फैन दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसके ब्राउज धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और आखिर गोस्ट किंग ताउटी से सिर्फ 3 ची की दूरी पर पहुंच जाता है, जो देखकर ताउटी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और जोरदार रोर के साथ गोस्ट किंग पर झपट पड़ता है और उसकी बॉडी की स्पीड से कमरे में तेज हवा उठती है, जिसकी वजह से टेबल और चेयर स्टोन वॉल से टकराकर टूट जाती है। लेकिन जैसे ही ताउटी का अटैक गोस्ट किंग तक पहुंचने वाला होता है तो गोस्ट किंग अचानक गायब हो जाता है और अगले ही पल वो ताउटी के पीछे दिखाई देता है और उसके नेक की फ्लैश पकड़ लेता है, जो देखकर ताउटी और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उसका आर्मर अचानक फैल जाता है और उसकी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाती है कि गोस्ट किंग के हाथ में शार्प पेन होने लगता है, जिसे देखकर गोस्ट किंग तुरंत अपना हाथ छोड़कर पीछे हट जाता है और ताउटी के नेक पर उसके हाथ के 5 गहरे निशान दिखाई देने लगते हैं और उनमें से ब्लड निकल रहा होता है, जो देखकर ताउटी पूरी तरह एनरेज्ड हो जाता है और गोस्ट किंग की तरफ मुड़ता है और उसी समय लिटिल मंकी भी जी करते हुए गोस्ट किंग की तरफ इशारा करने लगता है, जैसे उसे खुलकर गालियां दे रहा हो। और तभी लिटिल मंकी गोस्ट किंग पर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन सियाओ फैन पीछे से उसकी टेल पकड़कर उसे रोक लेता है। लेकिन लिटिल मंकी नाराज होकर लगातार जी करता है, लेकिन सियाओ फैन उसे इग्नोर करके सामने की सिचुएशन देखता रहता है। तो उधर ताउटी फिर से गोस्ट किंग पर झपटता है और इस बार गोस्ट किंग भागता नहीं बल्कि अपना हाथ उठाता है और उसकी स्लीव से डार्क रेड लाइट निकलती है और पूरे कमरे में ब्लड की स्ट्रेंज स्मेल फैल जाती है। इसके बाद एक टेरिफाइंग रोर के साथ गोस्ट किंग के चारों तरफ लाल लाइट फैल जाती है, जो देखकर ताउटी पहली बार डरता है और पीछे हटने लगता है। लेकिन तभी उस रेड लाइट के अंदर से एक प्रिमिटिव और थोड़ा डैमेज्ड एंशिएंट कॉल्ड्रोन धीरे धीरे बाहर आता है और ये हिडन ड्रैगन कॉल्ड्रोन था और उसके सामने आते ही पूरे कमरे में ब्लड रेड लाइट फैल जाती है और ब्लड की स्मेल इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो वही ताउटी डरने के बावजूद पीछे नहीं हटता और फिर से उस कॉल्ड्रोन पर अटैक करता है, जो देखकर सियाओ फैन के ब्राउज और ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उसने लगभग 10 साल पहले ईस्ट ओशन ल्यूबो हिल में इस एंशिएंट वेपन को देखा था। लेकिन आज इसकी पावर पहले से बिल्कुल अलग थी और ताउटी जैसे ही कॉल्ड्रोन के पास पहुंचता है तो उसके अंदर से मिस्टीरियस इनकेंटेशन की आवाज आती है और ऊपर से एक रेड बीम सीधे ताउटी की बॉडी पर गिरती है, जो देखकर ताउटी दर्द से तड़प उठता है और उसकी एनर्जी जैसे किसी ने खींच ली हो, जिसकी वजह से गिर जाता है। तो वही सियाओ फैन भी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हिडन ड्रैगन कॉल्ड्रोन की पावर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और इन 10 वर्षों में गोस्ट किंग ने मिस्टर गोस्ट की हेल्प से कॉल्ड्रोन की इंस्क्रिप्शंस को समझ लिया था और क्वीन यू, येलो बर्ड और जू लोंग जैसे 3 डिवाइन बीस्ट की पावर को इकट्ठा करके 4 डिविनिटीज ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया था। तो वही ताउटी पावरफुल था, लेकिन इन 3 डिवाइन बीस्ट के मुकाबले उसकी स्ट्रेंथ कम थी और इसी वजह से वो कॉल्ड्रोन की पावर में फंस जाता है और रेड लाइट ताउटी की पूरी बॉडी को टाइटली पकड़ लेती है और वो किसी भी तरह मूव नहीं कर पाता, जो देखकर गोस्ट किंग के चेहरे पर एक्साइटमेंट दिखाई देती है और वो अचानक जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी लिटिल मंकी जी करते हुए ताउटी की तरफ दौड़ता है और वो उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन रेड लाइट को टच करते ही पीछे उछल जाता है, जो देखकर लिटिल मंकी और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और गोस्ट किंग को अपने शार्प टीथ दिखाकर चैलेंज करता है। तो वही गोस्ट किंग की आंखें अब
अब पूरी तरह ब्लड रेड हो चुकी थी, जो देखकर वो लिटिल मंकी की तरफ डार्क एनर्जी से अटैक करता है। तो वही लिटिल मंकी तुरंत साइड में जंप करके अटैक से बच जाता है। लेकिन गोस्ट किंग लगातार अटैक्स करता रहता है, जिसकी वजह से डार्क एनर्जी हर तरफ से लाइटनिंग की तरह लिटिल मंकी पर गिरने लगती है और वो मुश्किल से बचता रहता है। और आखिर लिटिल मंकी के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती और गोस्ट किंग एक बहुत बड़ा ब्लड रेड पाम बनाकर उसे खत्म करने के लिए बढ़ा देता है। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर एक हैंड अचानक लिटिल मंकी की टेल पकड़ लेता है और उसे पीछे खींच लेता है, जो देखकर लिटिल मंकी बच जाता है और उसके पीछे आने वाली डार्क एनर्जी भी अचानक बिखर जाती है और सियाओ फैन ने उसे बचाया था, जो देखकर गोस्ट किंग और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और उसकी डार्क एनर्जी सियाओ फैन की तरफ बढ़ती है। और तभी हिडन ड्रैगन काउल्ड्रोन भी धीरे धीरे घूमने लगता है और उसकी इंस्क्रिप्शंस ग्लो करने लगती हैं। तो वही सियाओ फैन सामने खड़ा होकर पीछे हटने के बजाय दोनों हाथ उठाता है और एक ताईजी डायग्राम बनाता है और उस ताईजी डायग्राम के अंदर किन यून सेक्ट की ऑर्थोडॉक्स टेक्निक ताईजी सुवान किन वे की पावर दिखाई देती है। और अगले ही पल गोस्ट किंग का ब्लड रेड पाम जोरदार फोर्स के साथ ताईजी डायग्राम से टकराता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि कोई बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता और रेड पाम ताईजी डायग्राम के सामने रुक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, जो देखकर सियाओ फैन के चेहरे पर रेड कलर जरूर आ जाता है। लेकिन वो पीछे हटते हुए अपनी टेक्निक को लगातार मेंटेन करता है और तीसरे स्टेप पर उसके फेस का रेडनेस कम होने लगता है और पांचवें स्टेप पर गोल्डन और डार्क ग्रीन एनर्जी ताईजी डायग्राम में मिक्स होने लगती है। लेकिन सातवें स्टेप तक पहुंचते पहुंचते सियाओ फैन स्टोन वॉल से जा टकराता है और उसके पीछे रिट्रीट करने की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन तभी वो अपने हाथों से बुद्धिज्म वज्रा सील बनाता है, जिसकी वजह से गोल्डन लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है और ताईजी डायग्राम की पावर कई गुना बढ़ जाती है और रेड पाम धीरे धीरे उस डायग्राम में अब्सॉर्ब होने लगता है और कुछ ही पल में पूरी तरह गायब हो जाता है, जो देखकर गोस्ट किंग और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। और अगले ही पल ताउटी की बॉडी रेड लाइट के अंदर खींचने लगता है और वो हिडन ड्रैगन काउल्ड्रोन के अंदर गायब हो जाता है और गोस्ट किंग का चेहरा भी रेड लाइट के बीच से दिखाई देने लगता है और उसकी दोनों आंखें ब्लड रेड हो चुकी थी और उसका यूजुअल काम एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब था और वो किसी मैड किलर जैसा लग रहा था। तो दूसरी तरफ सियाओ फैन भी पूरी तरह तैयार हो जाता है और एक कदम आगे बढ़ाता है। तो वही गोस्ट किंग अपने हाथ के ऊपर काउल्ड्रोन को उठाता है और सियाओ फैन की तरफ घूरता है, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि दोनों इविल सेक्ट के सबसे पावरफुल फिगर्स अब एक दूसरे को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो वही सियाओ फैन आगे बढ़ता है और गोस्ट किंग भी काउल्ड्रोन को उसकी तरफ घुमा देता है। लेकिन तभी स्टोन रूम में जोरदार रंबल की आवाज सुनाई देती है और दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। तो वही स्टोन रूम का डोर धीरे धीरे नीचे गिर जाता है और बाहर यूजी दिखाई देती है और वो गुस्से और पैनिक में कांपती हुई चिल्लाती है कि रुक जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? जो सुनकर दोनों चुप हो जाते हैं। लेकिन रूम में मर्डरस एटमॉस्फेयर अब भी मौजूद था। तो वही यूजी गुस्से में कहती है कि ठीक है, लड़ो, एक दूसरे को मार दो। लेकिन क्या तुम दोनों भूल गए हो कि वहाँ उस कोल्ड स्टोन रूम में कोई अभी भी स्टोन प्लेटफॉर्म पर लेटी हुई है? क्या तुम्हें बियाओ का नाम भी याद है? जो सुनकर कमरे में फैली ब्लड लाइट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। तो वही सियाओ फैन और गोस्ट किंग की मर्डरस ऑरा भी शांत होने लगती है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। जिसके बाद यूजी गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद गोस्ट किंग भी काउल्ड्रोन लेकर बाहर निकलता है, जो देखकर सियाओ फैन की नजर पहली बार उस काउल्ड्रोन पर टिक जाती है और उसका डार्क ब्लैक ग्रीन और पर्पल बॉडी जगह जगह डैमेज्ड थी, लेकिन उस पर बनी मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शंस अब भी साफ दिखाई दे रही थी और उन इंस्क्रिप्शंस के बीच एक स्ट्रेंज डायग्राम बना हुआ था और उसमें एक काउल्ड्रोन आग के बीच जल रहा था और उसके चारों तरफ 4 स्ट्रेंज बीस्ट्स रोर कर रहे थे और ऊपर ब्लैक क्लाउड्स के बीच एक हिडियस डेविल फेस दिखाई दे रहा था, जो मॉर्टल वर्ल्ड की तरफ देखकर हंस रहा था, जो देखकर सियाओ फैन कुछ पल के लिए फ्रोजन हो जाता है और उसे उस डेविल फेस में कुछ जाना पहचाना महसूस होता है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन वो याद नहीं कर पाता कि कहाँ। तो वही गोस्ट किंग के चले जाने के बाद स्टोन रूम फिर शांत हो जाता है और लिटिल मंकी धीरे धीरे सियाओ फैन के कंधे पर आकर बैठ जाता है, लेकिन इस बार उसके फेस पर हैप्पीनेस नहीं थी और वो बार बार डोर की तरफ देखकर झीझी करता रहता है, जो देखकर सियाओ फैन उसके सिर पर हाथ फेरता है और कुछ देर चुप रहने के बाद स्टोन रूम से बाहर निकल जाता है और 1 घंटे तक वो बिना किसी डायरेक्शन के चलता रहता है और तभी वो अचानक रुकता है और रियलाइज करता है कि वो वापस उस आइसी कोल्ड स्टोन रूम के बाहर आ चुका है, जहां बियाओ सो रही थी, जो देखकर सियाओ फैन के अंदर एक अजीब डर पैदा होता है और उसने गोस्ट किंग के काउल्ड्रोन की टेरिफाइंग पावर के सामने भी डर महसूस नहीं किया था, लेकिन इस स्टोन डोर के सामने खड़े होकर उसका हाथ कांपने लगता है और कुछ देर बाद वो अपना ट्रेम्बलिंग हैंड आगे बढ़ाता है और मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। तभी स्टोन डोर डीप रंबल के साथ खुलने लगता है और जैसे ही डोर में पहली छोटी सी गैप बनती है तो सियाओ फैन को अंदर एक स्लेंडर फिगर दिखाई देती है, जो स्टोन प्लेटफॉर्म के पास खड़ी थी और उसी मोमेंट एक फेमिलियर और क्लियर बेल की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो सुनकर सियाओ फैन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। लेकिन तभी वो डोर ओपन करके अंदर आ जाता है, जहाँ सामने एक वुमन स्टोन प्लेटफॉर्म के पास बैक किए खड़ी थी और उसके आसपास कोल्ड मिस्ट जमा थी और हवा में ही वन बेल की क्लियर आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो वही सियाओ फैन आज की घटना की
वजह से यूजी को फेस करने में अनकंफर्टेबल था। लेकिन तभी वो धीमे से कहता है कि अभी मेरी गोस्ट किंग से फाइट हुई थी और गलती मेरी थी। मुझे नहीं पता सिचुएशन इतनी खराब कैसे हो गई, इसलिए तुम गुस्सा मत होना और मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जो सुनकर उस फिगर का शोल्डर हल्का कांप जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद सियाओ फैन आगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बियाओ की चिंता करती हो और नहीं चाहती कि उसके फादर और मेरे बीच कॉन्फ्लिक्ट हो, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बियाओ के लिए फ्यूचर में जितना हो सकेगा मैं पीछे हटूंगा। जो सुनकर फिगर हल्की सी नोट करती है। तो वही सियाओ फैन उसे देखकर प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने वाला ही था कि अचानक उसके माइंड में एक बात कौंधती है, क्योंकि यूजी हमेशा ब्लैक वेल पहनती थी, लेकिन सामने वाली फिगर के हेयर देखकर साफ था कि वो यंग लेडी की तरह टाइट थी। जो रियलाइज करते ही सियाओ फैन पलटकर चिल्लाता है कि तुम कौन हो, और तभी उसी समय पीछे से स्टोन डोर खुलने की आवाज आती है और असली यूजी अंदर दिखाई देती है। जो देखकर सियाओ फैन के चेहरे का रंग बदल जाता है और वो तुरंत पीछे देखता है, लेकिन तभी मिस्टीरियस फिगर, व्हाइट मिस्ट और बेल की आवाज सब गायब हो चुके थे और अब कमरे में सिर्फ बियाओ शांत होकर लेटी थी और उसके हाथों में ही हुआन बेल फेंट गोल्डन लाइट के साथ घूम रही थी। जो देखकर सियाओ फैन कुछ देर तक वहीं खड़ा रह जाता है। तो वही यूजी अंदर आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर सियाओ फैन रूम को देखता है और पूछता है कि जब तुम अंदर आई थी तब क्या तुम्हें कुछ स्ट्रेंज महसूस हुआ था। जो सुनकर यूजी कहती है कि क्या स्ट्रेंज है, सब कुछ पहले जैसा ही है। जिस पर सियाओ फैन की नजर बियाओ के हेयर पर टिक जाती है और हजारों थॉट्स उसके माइंड में दौड़ने लगते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि अभी जो उसने देखा था वो सच था या इल्यूजन। जिसके बाद यूजी बियाओ के पास बैठकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर बियाओ को पता चले कि तुमने उसके फादर से फाइट की है तो उसे कैसा लगेगा। जो सुनकर सियाओ फैन कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इतना कहकर वो बियाओ को आखिरी बार देखता है और बाहर चला जाता है। और उसके जाने के बाद यूजी भी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि सियाओ फैन आज उसे नॉर्मल से अलग लग रहा था। इसके बाद किन युन हिल के स्मॉल बैम्बू वैली में अगली सुबह साफ और ठंडी हवा चल रही थी और रात की स्टॉर्म ने जैसे पूरी धरती को धो दिया था, लेकिन बैम्बू फॉरेस्ट की स्टोन पाथ अब भी वेट थी और पत्तों पर रेन ड्रॉप्स चमक रही थी। और व्हाइट कपड़े पहने लू सुई की टीचर मास्टर शुई युई से मिलने जा रही थी और बैम्बू हाउस के बाहर पहुंचकर वो रुक जाती है और धीरे से नॉक करके कहती है कि टीचर, डिसाइपल सुई पेज अ विजिट। जिस पर अंदर से मास्टर शुई युई की आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। जिस पर लुसुई अंदर जाकर घुटनों के बल बैठती है और कहती है कि टीचर, डिसाइपल जानती है कि उसने आपको निराश किया है, तो कृपया मुझे पनिश कर दीजिए। जो सुनकर मास्टर शुई युई पूछती है कि अगर मैं तुम्हें पनिश करूं तो क्या तुम अपना माइंड बदलोगी। जिस पर लुसुई चुप रहती है। जो देखकर मास्टर शुई युई बिटर स्माइल करती है और कहती है कि जब तुमने अपना फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें पनिश करने का क्या फायदा, तो उठो। और फिर वो उसे पास बैठने के लिए कहती है, जिस पर लुसुई मना करती है, लेकिन मास्टर शुई युई उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम्हें मैंने बड़ा किया है, मैं तुम्हारा कैरेक्टर जानती हूँ, चाहे जो हो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट चाहती हूँ। जो सुनकर लुसुई क्वाइटली कहती है कि डिसाइपल समझती है गलती मेरी ही है। जिस पर मास्टर शुई युई कहती है कि अब राइट और रॉन्ग पर बात नहीं करते और आखिर प्यार क्या है, कितने लोग पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह पाते हैं। जो सुनकर लुसुई चुपचाप अपनी टीचर का हाथ महसूस करती रहती है और कुछ देर बाद मास्टर शुई युई खुद को संभाल कर पूछती है कि कल रात वेनमिन ने तुम्हें बुलाया था, क्या उसने वजह बताई थी। जिस पर लुसुई कहती है कि नहीं, उसने सिर्फ कहा था कि आप मुझे खुद बताएंगी। जो सुनकर मास्टर शुई युई सीरियस हो जाती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा मैटर है, इसका कनेक्शन किन युन सेक्ट के फेट से है और इसे ज्यादा लोगों को नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। जो सुनकर लुसुई पूछती है कि टीचर, क्या सेक्ट में कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई है। जिस पर मास्टर शुई युई बिटर स्माइल के साथ कहती है कि सेक्ट लीडर डाओ सुवान और बिग बैम्बू वैली के तियान भुई कुछ दिनों से गायब है और एक डिसाइपल ने तियान भुई को टोंग तियान पीक जाते हुए देखा था और वो फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ गया था और उसके बाद दोनों को किसी ने नहीं देखा। जो सुनकर लुसुई का एक्सप्रेशन बदल जाता है और मास्टर शुई युई आगे बताती है कि सियाव येकाई ने मैटर को सीक्रेट रखा है और उसने खुद फाउंडर्स एंसेस्ट्रल हॉल जाकर इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन हॉल लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे साफ है कि वहाँ इंटेंस फाइट हुई थी। जो सुनकर लुसुई शॉक्ड हो जाती है और मास्टर शुई युई कहती है कि लेकिन इससे भी ज्यादा सीरियस बात है। जिस पर लुसुई पूछती है कि और क्या हुआ। जो सुनकर मास्टर शुई युई बताती है कि सियाव येकाई ने डाओ सुवान के गायब होने के बाद उनके पीछे छोड़ी चीजों को चेक किया था ताकि कोई क्लू मिल सके और इसी दौरान उसे पता चला है कि किन युन सेक्ट की जुसियान एंशिएंट सोर्ड भी मिसिंग है। जो सुनकर लुसुई स्पीचलेस हो जाती है। तो वही मास्टर शुई युई सीरियस होकर कहती है कि मैं जानती हूँ तुम इंटेलिजेंट हो और समझ सकती हो कि इसका इम्प्लीकेशन कितना बड़ा है। जुसियान सोर्ड डैमेज्ड है, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर इसकी खबर बाहर गई तो बहुत बड़ा ट्रबल हो सकता है। और सबसे सीरियस बात यह है कि जुसियान सोर्ड के अंदर एक टॉप सीक्रेट है जिसे सिर्फ सेक्ट लीडर और कुछ सिलेक्टेड लोग जानते हैं और अगर वो सीक्रेट लीक हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस की कल्पना भी करना मुश्किल है। जो सुनकर लुसुई पूछती है कि जुसियान सोर्ड सिर्फ हमारा डिवाइन वेपन नहीं है, इसके अंदर और भी कोई सीक्रेट है। जिस पर मास्टर शुई युई काफी देर तक चुप रहती है और फिर कहती है कि इस सीक्रेट को जानने वाले लोग बहुत
बहुत कम है और करीब 100 साल पहले कैओटिक सिचुएशन के दौरान हम 5 लोग इसके बारे में जान पाए थे, जो सुनकर लू सुई की ध्यान से सुनने लगती है। तो वही मास्टर शुई युई आगे बताती है कि उन 5 में डाओ सुवान सीनियर ब्रदर, तियान भुई, सुरु जूनियर सिस्टर और मैं भी शामिल थी, जो सुनकर लू सुई की गिनती करते हुए रुक जाती है और पूछती है कि टीचर, आपने सिर्फ 4 लोगों के नाम बताए हैं, तो 5वां कौन था? जो सुनकर मास्टर शुई युई के चेहरे पर हल्की सी सैडनेस आ जाती है और वो धीरे से कहती है कि वो तुम्हारे टीचर अंकल थे, उनका नाम वान जियाई था। लेकिन अब इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।